जानते हैं इधर, अरे बातें नहीं करें अब। कल हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया लिखने के लिए, उसको नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे आगे। अरे ये लाइन लगा के दावत सी लेके तुम बैठ गए हैं, सीधे बैठो पहले तो। पंगत ना आ रही यहाँ पे, सीधे बैठ जाओ पहले। अरे बातें नहीं करें, माना कि सीजन चल रहा है शादियों का, तो इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ भी लाइन लगा कर बैठे हैं ऐसे। इधर ध्यान दें अब। जो लव कुश एक बात कह रहा हूँ, यही बातें समझा दूं पहले। लव कुश कह रहा हूँ, गुरी शादी क्यों ना कर रहे। तो लव कुश की बात का जवाब देता हूँ, और सुनना ध्यान से। मिल जाए अगर जिंदगी में सब कुछ, मिल जाए अगर जिंदगी में सब कुछ, तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो जो अधूरी ख्वाहिशें हैं वो जिंदगी जीने का मजा देती हैं, ठीक है। कल हमने लास्ट में हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति लिख ली थी, संविधान वाला रह गया कॉन्सेप्ट हमारा है। अरे शांत है जाओ अब तो। ध्यान दें, संविधान में हिंदी भाषा का प्रावधान के बारे में कल हमने चर्चा की थी आपसे। एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना है सामान्यतः। एक तो 8वीं अनुसूची ध्यान रखनी है, 22 भाषाएं उसमें, हिंदी उसमें शामिल है। और कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी, ये ध्यान रखना है बस। भारतीय संविधान की, साथ ही साथ नोट करते जाना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तेईस भाषाओं और मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषा। मूल संविधान को सम्मिलित किया जा चुका है। में भाषा भी शामिल है।
इस संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बताया था? 343(1) के अंतर्गत चौदह सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं की नागरी है वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा। 8वीं अनुसूची में शामिल से पहले राजभाषा वाला लिख लो टॉपिक का। राजभाषा का शाब्दिक, अरे क्यों बिन बना रहे हो का चक्कर है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है आज काज की भाषा। अर्थात राजकीय कार्यों या सरकारी कामकाजों में
काजों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। कर लिया नोट? अरे नोट कर लिए सभी ने? बड़े आगे। लास्ट डाला 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा। अरे बातें मत करो रे। बोलते चलो। पहली कौन सी है? कश्मीरी। दूसरी पंजाबी। तीसरी गुजराती। तो कौन सी है? मराठी। कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? कन्नड़। फिर तमिल। कौन सी है? तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु के बाद उड़िया। कौन सी है? बंगाली। कौन सी है? असमिया। असम की भाषा। कौन सी है? हिंदी। संस्कृत। और 14वीं कौन सी है? उर्दू। संविधान संशोधन हुए कौन कौन से हुए? एक हुआ था 21वां। 21वां संविधान संशोधन। एक कौन सा हुआ था? 71वां या 72वां? 71वां। दूसरा कौन सा हुआ था? 12वां। इक्कीसवां के साथ कौन सी भाषा जोड़ी गई? 15वीं। 17 में कौन सी जोड़ी? 16, 17 और 18। 92वां 19, 20, 21, 22। रही भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 16, 17, 18 कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। क्या बताई थी कौम ने?
और 19वीं 21वीं चार कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, गाई करियो कामत कर दी हो जाए। बोडो, डोगरी, मैथिली, चौथी कौन सी है? संताली। क्या है? बी, डी, एम, एस। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये आपकी टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। घटने की अपेक्षा वैसे ऐसे ही मैप को ध्यान में रखना और ऊपर यानी उच्चतम बिंदु से लद्दाख से स्टार्ट करना, नीचे तक धीरे धीरे, फिर अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। वैसे आपको कौन सी याद करनी है? मजा वैसे ही बैठे हुए आवत हुए, वैसे मजा बैठे हुए आवत ना ने। मैं चल रहा हूँ, देखिए अब तो चल रहा हो ना मैं, तो कह रहा हूँ। कहाँ है? कर लिया नोट? अरे आगे बता दे करो तो सो क्यों जाते हैं। और लास्ट डालना है हिंदी की सामान्य जानकारी। नंबर 1 लिखना इसमें वर्ण, साथ ही साथ लिखते जाना ध्वनि। क्या बताया था ध्वनि के बारे में मैंने? मौखिक रूप से उच्चारित श्रवणग्राह यानी सुनने योग्य उस आवाज को ध्वनि कहते हैं जो संघर्ष, रगड़, टकराट के साथ क्या निकलती है? बाहर निकलती है। मौखिक से उच्चारित उस आवाज को ध्वनि कहते हैं। तो संघर्ष, रगड़, टकराहट आदि से बाहर निकलती है। दूसरा हमने कहा था वर्ण।
यहाँ लैंग्वेज का कोई फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रहना चाहिए हमें, ध्वनि कहते कैसे हैं बस। लैंग्वेज तो आपने समझने के लिए लिख लो वैसे ही। मौखिक ध्वनि को, मौखिक रूप से उच्चारित ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो वह वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाते हैं, ये कर लो। दूसरा कहा था हमने शब्द। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का कैसा समूह है? सार्थक समूह होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उसका हमने चर्चा की थी वाक्य की। लिया नोट? तो यहाँ रुको, मैं कहाँ जा रहा हूँ? लिया? दो या दो से अधिक तो का सार्थक समूह लिख लो फिर आप। दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, का कित अर्थ या भावार्थ होता है। वाक्य कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। एक बताया था आपको पद,
इसमें यही से कॉन्सेप्ट है, शब्दों का प्रयोग किसमें किया था, जब वाक्य में किया तो वो क्या लगती कहलाते हैं, पद। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाते हैं। लास्ट बताया था आपको वाक्यांश। दो या दो से अधिक शब्द शब्द आपस में कर वाक्य बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ या भावार्थ ही निकल पाता, आ- निकल पाता वह वाक्यांश कहलाते हैं। ये तो टॉपिक भी है हमारे सिलेबस में। जैसे एक ही एग्जाम्पल लिख लो, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला। ये वाक्य तो बनाया लेकिन इसका निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा। तो निश्चित हमने एक शब्द दिया इसको, उसको हमने क्या था, नास्तिक। तब इसका अर्थ निकला, तो इसलिए इसको हमने किस श्रेणी में रखा है, वाक्यांश की श्रेणी में रखा है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे मैंने आपको, जो पूछे जाते हैं सामान्यतः एग्जाम में। ये नोट कर लिया। हो गया सभी का, बड़े आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी हित इकाई
अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। लास्ट बताया था भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ण और ध्वनि दोनों आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्वनि भी आएगा और वर्ण भी आएगा। जैसा ऑप्शन मिले आपको वैसा आपको करना है। यहाँ क्या आएगा? ध्वनि। यहाँ क्या आएगा? वर्ण। यहाँ शब्द। और यहाँ क्या आएगा? वाक्य। आपके 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लें आप। तो हमारा छोटा सा परिचय हिंदी का, छोटा सा ये बड़ा कहाँ है? लिया नोट? 1 मिनट रुक जाए। यहाँ बस थोड़ा, ये तो सभी दिक्कत नहीं आई, पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न जब भी पढ़े तो ऑप्शन को अच्छी प्रकार से देख लेना। वर्ण मौजूद हो तो वर्ण करना है, और ध्वनि मौजूद हो तो क्या करनी है? ध्वनि करनी है। लिया? तो 5 मिनट में आप बोलते चलना। मैं पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, फिर 10-12 क्वेश्चन है, फिर उनको करेंगे। तो एक बार हमारा टॉपिक पूरा का पूरा यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बताते चलना, मैं बोलते हुए चलूंगा। सभी ने नोट कर लिया? लिख तो नहीं रहा है कोई भी? ठीक है। मैंने कहा था सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं इसकी हमने चर्चा की थी। मनुष्य क्या है? एक कहाँ रहता है? समाज में क्या करता है? विचारों के आदान प्रदान क्या कहते हैं? संप्रेषण के लिए मनुष्य किसका सबसे अधिक प्रयोग करता है? तो विचारों के आदान प्रदान क्या कहा जाता है? भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है? शाब्दिक अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। भाषा के कितने रूप हैं? 3 ध्यान रखने वर्तमान संदर्भ में। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप बोल करके क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। सुन करके लिखित रूप लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है, और पढ़ करके ग्रहण किया जाता है। सांकेतिक रूप संकेतों से अभिव्यक्त किया जाता है, और हाँ देख करके ग्रहण किया जाता है। जटिल कौन सा है? सांकेतिक रूप। सरल कौन सा है? और जटिल और सरल दोनों ही कौन से हैं? हाँ, लिखित रूप जटिल भी और सरल भी है। हिंदी किस भाषा परिवार सदस्य है? भारतीय भाषा परिवार का सदस्य है। सबसे पहले हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद, ऋग्वेद की हमने चर्चा की थी, वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा का जब रूप बिगड़ा तो उसका स्थान किस भाषा ने लिया? किसने लिया? पाली ने। पाली भाषा में कौन सा साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया है? बौद्ध साहित्य। पाली भाषा का रूप बिगड़ा तो इसका स्थान किसने लिया? प्राकृत ने। कौन सा साहित्य लिखा गया है? जैन। प्राकृत भाषा का रूप जब बिगड़ा तो उसका स्थान किसने लिया? अपभ्रंश ने। अपभ्रंश भाषा का जब रूप बिगड़ा तो उसका स्थान किसने लिया? सौरसेनी अपभ्रंश ने। और सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी की। तो सामान्यतः प्रश्न हमारा क्या बनता है? यही बनता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। फिर हमने चर्चा की थी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। मैंने कहा था हिंदी शब्द किसका है? सिंधु शब्द से। संस्कृत भाषा का एक शब्द क्या कौन सा है? सिंधु। उससे उसकी क्या मानी? व्युत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु शब्द आया कहाँ से? तो सैंधव काल की क्या थी?
सबसे महत्वपूर्ण नदी, उस प्रदेश को हमने क्या नाम दिया था? सैंधव प्रदेश। मैंने क्या, हाँ सिंधु प्रदेश, सॉरी। फिर मैंने आपको ये बताया था सिंधु प्रदेश में कुछ विदेशी अरब व्यापारी या आक्रमणकारी या भारत से भारत में आए, उन्होंने इस प्रदेश को क्या नाम दिया? हिंदू प्रदेश। तो हिंदू प्रदेश उन्होंने क्यों नाम दिया? क्योंकि स को ह और ध को द फारसी भाषा में उच्चारित किया जाता था। मैंने कहा था सिंधु से क्या बना? हिंदू। हिंदू से क्या बना? हिंद से क्या बना? और हिंदी से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की। तो हिंदी शब्द सामान्यतः किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। फिर हमने क्या कहा था? संविधान में उसका हमने क्या देखा? स्थान। संविधान में मैंने आपसे चर्चा की, भारतीय संघ जो भारतीय संविधान है उसकी कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। उसमें हिंदी शामिल है क्या? शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर मैंने कहा था भारतीय संघ की जो अनुच्छेद है संविधान में 343(1), उसके अनुसार कौन से, इस अनुच्छेद के अनुसार कब? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा किसे घोषित किया गया? लिपि किसे घोषित किया गया? अतः 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, पंजाबी, उसके बाद गुजराती, मराठी, मलयालम, उसके बाद तमिल, कन्नड़, फिर कौन सी? तमिल, तेलुगु, उसके बाद उड़िया, उसके बाद बंगाली, फिर असमिया, उसके बाद संस्कृत, हिंदी और उर्दू। 14 तो ये मूल भाषाएं हैं। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, कौन सी भाषा जोड़ी गई? 15वीं सिंधी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 16, 17, 18 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां। कब हुआ? 2003 में। 4 भाषाएं, 18, 19, 20, 21, 22, 4। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैत्री और संताली। फिर हमने चर्चा की किसकी? हमने चर्चा की थी ध्वनि की। मौखिक रूप से उच्चारित श्रवण ग्राह्य जो ध्वनियां है, आवाज है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, जो हमारे अंदर से संघर्ष टकरार के साथ बाहर निकलती है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है या मौखिक रूप से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ या भावार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। जब वाक्य तो बन जाता है लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल पाता तब उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है प्रॉब्लम? क्वेश्चन तो इसमें हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे अभी। ये राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा आप लोग समझते हैं, एक ही राष्ट्र की क्या हो भाषा, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र। भारत है, भारत में राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा जो भारत है वो विविध संस्कृतियों का देश है। अगर हम इसे राष्ट्रभाषा कर देंगे तो दक्षिण भारत के नाराज रह जाएंगे। क्यों? उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो हिंदी नहीं जानते। तो इसलिए हमारी देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, केवल उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये ध्यान रखना, राजभाषा का फॉर्मूला तीन होता है। कैसे? एक तो महत्वपूर्ण जो भाषा हिंदी है वो सहायक भाषा के रूप में क्या करेगी? काम करेगी। एक अल्टरनेटिव अंग्रेजी जो भाषा है वो सहायक भाषा के रूप में क्या करेगी? काम करेगी। और एक तीसरी राजभाषा के रूप में क्षेत्रीय जो भाषा होगी वो क्या करेगी? काम करेगी। तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा है? 3 रूपों में काम करता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन राष्ट्रभाषा होती है तो आपको उत्तर क्या होगा? अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा। सही है बिल्कुल। तो करते हैं, 1 करोड़ तो मिल जाएंगे। राजभाषा किसे कहते हैं?
जिसका प्रयोग राजा करता है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, जिसका प्रयोग सरकारी काम में होता है। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में होता है उसे क्या कहते हैं? वैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कौन सी में? 8वीं में। होशियार है ये तो है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषा सम्मिलित की जा चुकी हैं? 22। ये सभी आए हुए प्रश्न है, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई भी नहीं है इसमें जो आया ना हुआ हो किसी ना किसी पेपर में, आपके लिए नहीं आएंगे, बस ये है। कौन सी भाषा संविधान को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। हाँ राजस्थानी भाषा है, वो 8वीं अनुसूची में अभी शामिल नहीं है। हालांकि प्रयास चल रहा है, आगे भविष्य में हो जाए कभी, लेकिन अभी शामिल नहीं है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343 में है। दो बात रखी है हमें, क्वेश्चन गलत है जी है। तो एक बार बताया तुम कौन सा? 343। जा कछु और कर दूं, 345 कर देती हूँ, काट गया 45 ना आते हमें। ठीक है, अब तो सही है। एक भी आता है कभी कभी, एक नहीं भी लिखा मिलता है, दोनों ही बातें हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ये ध्यान रखना। सुने मेरी बात। एक उन्होंने वही बात का जवाब दे रहा हूं आपकी का। हालांकि अधिकांशतः हम जब पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आपको सामान्यतः अगर ऐसा प्रश्न कभी आता है कौन सी लिपि मिलेगी? ब्राह्मी। लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं, गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि। कुछ चरणों में हुआ है। क्या हुआ है? कुछ चरणों में। तो ब्राह्मी से आई थी गुप्त लिपि, लिपि से आई थी कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से आई थी आपकी देवनागरी। तो यहां पर कौन सा है? ये है। हालांकि आपके मतलब का लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये ग्रीन ने मैंने छापा तो है। टाइपराइटर की गलती है हमारी इसमें। तो आपको तो सामान्यतः पूछा है तो आपको क्या ध्यान रखना है? ब्राह्मी लिपि। लेकिन डेप्थ में जब जाते हैं तो कौन सा है? कुटिल लिपि। और हुए ना ना, कुछ क्वेश्चन और बोलता हूं आपके सामने। ध्यान से, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन थे इसमें, संस्कृत, फारसी, और एक हिंदी, और एक अरबी। तो कौन सा है? फारसी। शब्द संस्कृत किस धातु से बना है? भाष से। भाषा के कितने रूप हैं? 3। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार सदस्य है? भारोपीय। इसने वर्ण किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सुनना ध्यान से। किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को।
भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के अलुहत्तम यानी अ लगा हुआ है अलुहत्तम सार्थक अक्षरों को। अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला सही है। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को यानी जिनका कोई क्या हो अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। ये भी पेपर में पटवारी परीक्षा हुआ था 2011 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था। ये थे तुम्हारे क्वेश्चन कुछ। फिर हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला अपना सामान्य जानकारी का ये टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक हुआ वर्ण विचार। वर्ण विचार एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है, देखो आप उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा काम आएगा संधि में। संधि हम बिना वर्णों के नहीं पढ़ सकते, संधि हम बिना वर्णों के नहीं पढ़ सकते। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, अरे बातें नहीं करें रे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हो सकता है नवीन बोर्ड को अब की बार ये जिम्मेदारी दी गई है पेपर कराने की। जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय, उसको ये पहली बार जिम्मेदारी दी गई है। तो हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, तो इस प्रकार का टॉपिक उसमें जोड़ दिया जाए। तो हमें पहले से ही क्या करना है? तैयार रहना है। जब विज्ञप्ति आएगी तब सिलेबस को एक बार और देख लेंगे, तब की तब देखेंगे। फिलहाल हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार, उसकी शुरुआत फिर कल करें। तो आप ऐसे ही थोड़ा सा ऊर्जावान बने रहें और लगातार पढ़ते रहें। ध्यान रखना है आपको करना क्या है इस समय। अरे बातें नहीं करे रे, ध्यान रखना है। अभी पेपर की कोई डेट नहीं है फिलहाल तो, और 9 जून से पहले पेपर हो नहीं रहा है आपका, ये तो निश्चित है। क्या? 9 जून को बीएड का पेपर है, 4 जून को चुनाव का रिजल्ट है। तो 9 तक तो होगा नहीं, होगा तो जून के लास्ट में तब होगा, तब विज्ञप्ति अप्रैल में आ जाएगी। जब विज्ञप्ति अप्रैल में आ जाएगी तब जून के लास्ट में होने की क्या है? संभावना। नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में हो सकता है। तो आपको जितना समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। और कोशिश यही रहेगी कि हिंदी को मैं आपको यही याद कराने का प्रयास करूं जिससे आपका घर समय बचे, कि जिससे आपको अदर सब्जेक्ट को आप क्या देंगे? ध्यान दे सकें। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनको हम ज़्यादा समय ना दें लेकिन उसका फायदा ज़्यादा मिले, तो एक ऐसी सब्जेक्ट हिंदी ही है, और को ना आती। हाँ, तो तासिल है इसका इतना इस्तेमाल करें कि यहीं की यहीं आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। और आपको दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है। 2 शब्द सुन लीजिए बस, आपको करना क्या है मेरी तरफ से। हाँ सुने ध्यान से। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष खींच डोर साध निशाना मंजिल की ओर, उठा धनुष खींच डोर साध निशाना मंजिल की ओर। ये बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। फिलहाल तो हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है? अब गुरुजी आ रहे हैं अपनी क्लास लेने के लिए।